स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई के एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसकी एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। सारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये मैं पिछले साल की एनसीईआरटी 22 वाले की बात कर रहा हूं। नई वाली एनसीईआरटी में तो उन्होंने बहुत कुछ काट दिया होगा, हम लोग पूरा कर रहे हैं पिछले साल वाली एनसीईआरटी से। सो लेट्स स्टार्ट। बुक की जरूरत नहीं है, जो सॉल्व करने वाले होंगे आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व, फिर मैं करूंगा उनको बोर्ड पे। और जो थियोरेटिकल है एक ही है बस थियोरेटिकल, बाकी सारे सॉल्व वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल 6.1 ओल्ड एनसीईआरटी कह रहा है कंसिडर एक्सपेरिमेंट 6.2 वही फैराडे वाला एक्सपेरिमेंट है। फैराडे वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट? जिसमें एक कॉइल को पास, एक मैग्नेट को पास लाते हैं तो कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट आता है। दूर ले जाते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। स्लोली लाते हैं तो ईएमएफ एक डायरेक्शन में, ईएमएफ की वैल्यू कम है, और तेज लाते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा है। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में ईएमएफ लार्ज डिफ्लेक्शन कब होगी? जब इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होने के लिए या तो आपको मैग्नेट स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, या फिर आप जो ईएमएफ है, मतलब जो मूवमेंट है, उसको तेज करोगे। याद है, अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो आप स्लोली मैग्नेट को ला रहे हो तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगी, आप तेजी से मैग्नेट को लाओगे ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। ध्यान है बात ये। तो आप तेजी से लाओ, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी, करंट ज्यादा आएगा। आप लेस रेजिस्टेंस की कॉइल लाओ, लेस रेजिस्टेंस की कॉइल यूज करो, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर नहीं है। अभी आप क्या करते हो, गैल्वेनोमीटर लगा देते हो, मैग्नेट को पास लाते हो, करंट फ्लो करता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देता है। आपके पास गैल्वेनोमीटर नहीं है, हो गरीब हो, अब भी मेरे को करंट की वो शो करनी है, तो मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर की जगह वहां पे एक छोटा सा बल्ब लगा दूंगा। जब मैग्नेट को पास लाऊंगा, करंट इंड्यूस होगा, बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब की जगह एलईडी यूज करूंगा ताकि कम करंट में भी ग्लो कर जाए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स कम होती है, तो कम करंट में भी ग्लो कर जाए तो मैं एलईडी यूज करूंगा। सो कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का, कोई ना कोई लाइट का सोर्स यूज करेंगे जिसको देख के विजिबली हमें पता लग जाए कि हां करंट इंड्यूस हुआ है। समझ में आ गई? देखते हैं एनसीईआरटी में क्या आंसर लिखा है। फर्स्ट, टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। यूज अ रॉड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल। सॉफ्ट आयरन करोगे तो क्या होगा, सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा फ्लक्स उसके अंदर से पास होगा। कनेक्ट द कॉइल विद टू अ पावरफुल बैटरी एंड और मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टुवर्ड्स द कॉइल। तेजी से लाओ। बी पार्ट, रिप्लेस द गैल्वेनोमीटर, वो जो replace the galvanometer by a small bulb, the kind one finds in a small torch light. The relative motion between the two coils will cause the bulb to glow and thus demonstrates. Clear है ये सबको? पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन में न्यूमेरिकल से स्टार्ट है। आपके पास 2-3 मिनट का समय है, फटाफट रजिस्टर खोलिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। You've got 2-3 minutes. देखिए सामने ध्यान से, कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and resistance 0.5 ohms is placed vertically in the east-west plane. ठीक है जी, vertically east-west plane, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस प्लेन में, ईस्ट वेस्ट प्लेन में हमने इसको प्लेस कर दिया। आगे क्या बोला, a uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। हाँ कि ना? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 0.1 टेस्ला। सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 in 0.7 seconds. So initial magnetic field कितनी हो गई, 0.1 टेस्ला। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0, और टाइम टेकन कितना है, 0.7 सेकेंड्स।
मैग्नेटिक फील्ड एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक गई और उसका वो कितना है, कितनी देर में गई, 0.1 सेकेंड्स में। आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले निकालोगे इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, बी मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ये 10 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, सो 10⁻⁻1 का स्क्वायर एरिया हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू cos 45, ये हो गया इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना है, 0। ये सॉल्व करके कितना आया, 1/√2 इंटू 10⁻³ वेबर। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन फ्लक्स कितना है, 1/√2 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम टेकन 0.7 सेकेंड्स। 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है, सो अप्रोक्सीमेट 0.7 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.7 अप्रोक्सीमेट आ गया 1 मिली वोल्ट। 10⁻³ बचा, अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ गया, 1 मिली वोल्ट। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, करंट होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम्स, सो 1 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5 ओम्स, रिजल्ट आ गया 2 मिली एम्पियर। क्लियर है क्वेश्चन, असाइनमेंट में भी था, सबको समझ में आ गया। ये था इसका पहला। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पहला था, ये सेकंड न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 6.3। ध्यान दीजिए, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स and resistance 2 ohms is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field। एक सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट एंगल पे है, सो एरिया वेक्टर कितना हो गया, पैरेलल हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 500, रेजिस्टेंस दी हुई है 2 ohms, is placed with its plane perpendicular to the horizontal components of Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 seconds। 180 डिग्री रोटेट कर दिया। सो यानी इनिशियल फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos 0 है, तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos 180 डिग्री। हाँ कि ना, पहले एरिया वेक्टर राइट साइड पे, जब 180 डिग्री घुमा दूंगा तो एरिया वेक्टर कहां आएगा, लेफ्ट साइड पे। सो नंबर ऑफ टर्न्स इज हाउ मच, 500। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है, ये रहा 3 इंटू 10⁻⁻5। एरिया, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पाई रेडियस का स्क्वायर, cos 0 तो 1 होता है, कैलकुलेशन हो जाएगा इनिशियल फ्लक्स का। फाइनल फ्लक्स सेम वैल्यू आ जाएगी, 500 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10⁻5 इंटू पाई 10⁻1 का स्क्वायर, cos 180 की वैल्यू -1। सो अमाउंट ऑफ ईएमएफ कितना हुआ, अमाउंट ऑफ ईएमएफ हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सबट्रैक्ट करूंगा डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 500 इंटू 3 इंटू 10⁻5 इंटू पाई इंटू 10⁻2 अपॉन टाइम टेकन कितना है, 0.25 सेकेंड्स, 1/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये दो जीरोस के साथ गए, ये 5 2 10, इसको बना दिया 10⁻4, ये 4 थे 12, 12 पाई इंटू 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड करंट हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो 12 पाई इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 ohms, ये हुआ 6 पाई इंटू 10⁻2 -4 एम्पियर। गॉट इट।
एग्जाम्पल 6.3 सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन एग्जाम्पल 6.3 सबको क्लियर? नो वरीज। अगले पे देखते हैं 6.4 इजी क्वेश्चन। 6.4 figure shows planar loops of different shapes moving out or into the region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader। ठीक है जी। Determine the direction of induced current in each loop using Lenz's law। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जब ये एंटर कर रहा है तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब ये फील्ड में एंटर हो रहा है तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ने को क्या करना है? अपोज करना है, तो उल्टी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सो इस वाले में करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये बाहर जा रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में इंड्यूस क्लॉकवाइज। तो जो बाहर जा रहा है उसमें करंट कैसे हो जाएगा? क्लॉकवाइज। जैसे ये भी बाहर जा रहा है इसमें भी करंट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। एंटर करता है तो क्या होता है? बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन, सॉरी एंटर कर रहा है तो फील्ड बढ़ रही है तो कम करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा। अगर बाहर जा रहा है तो फील्ड कम हो रही है, बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा। नेक्स्ट, a closed loop is held stationary in a magnetic field between the north and south poles of the two permanent magnets held fixed. Can we hope to generate current in the loop by using very strong magnets? बताइए, सोचिए। A closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and south poles of two permanent magnets. एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। एक क्लोज्ड लूप है, उसको स्टेशनरी रख दिया यहां पे। ये क्लोज्ड लूप है, इसको स्टेशनरी रख दिया। अब क्या किया? कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स? बताइए। जब तक मूव नहीं होगा मैग्नेट में तब तक देयर वोंट बी एनी इंड्यूस्ड करंट हाउएवर स्ट्रॉन्ग द मैग्नेट्स आर, until unless there is a change in magnetic flux. Either you keep on increasing the magnetic field, then you will get an induced EMF. If the magnetic field is constant and there is no movement of coil, there won't be any induced EMF howsoever strong the magnet is. Clear? Words clear? Next, a closed loop moves normal at to a constant electric field between the plates of the large capacitor. Is the induced current in the loop when it is wholly inside the region between the capacitor plates? When it is partially outside the plates of the capacitor, the electric field is normal to the field. No induced EMF because ये electric बोल दिया. EMF is induced only in case of change in magnetic field. Not in electric field. Got it बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में जब तक चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंज नहीं होगा, तब तक ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मर्जी चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ फील्ड टू अ फील्ड फ्री रीजन एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है जी। विच ऑफ द यू एक्सपेक्ट द ईएमएफ टू बी कांस्टेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझिए। ये आपके पास क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड से दो लूप्स बाहर निकल रहे हैं। एक है रेक्टेंगुलर लूप और एक है सर्कुलर लूप। दोनों बाहर निकल रहे हैं। जब हम रेक्टेंगुलर लूप की बात करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? BLV। तीनों आपस में क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो L कौन सा लेते हो? परपेंडिकुलर लेंथ। तो अगर आप इसमें बात करोगे रेक्टेंगल में, तो L हमेशा ये रहेगा सेम। जो भी लेंथ बाहर आएगी, ये L सिर्फ ये वर्टिकल सेम रहेगा हमेशा, हर सेक्शन के लिए। सो इसमें ईएमएफ कांस्टेंट रहेगी।
जबकि आप अगर इसकी सर्कल की बात करोगे तो पहले लेंथ कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर कम होने लग जाएगी। सो BLV सर्कुलर लूप में कांस्टेंट नहीं रहेगा। किसमें कांस्टेंट रहेगा? रेक्टेंगुलर लूप या फिर स्क्वायर लूप, जो मर्जी होता है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि B, L और V तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। BLV, इसमें B का इनवर्ड वेलोसिटी है इस तरफ, तो L इस तरफ लेना पड़ेगा। कौन सा लेंथ लोगे? ये परपेंडिकुलर लेंथ। सो परपेंडिकुलर लेंथ रेक्टेंगुलर लूप में कांस्टेंट है हर सेक्शन में, सो EMF क्या रहेगा? कांस्टेंट। जबकि सर्कुलर लूप में परपेंडिकुलर लेंथ विल चेंज ऑन विल कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली, सो देयर EMF इंड्यूस विल नॉट बी कांस्टेंट इन सर्कुलर। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की पोलैरिटी प्रिडिक्ट करनी है। सामने देखो, मैं इसको डायग्राम वाइज बना रहा हूं, सामने देखना प्लीज। इस तरह का सेक्शन है, ये कैपेसिटर है, ये लूप है, ये साउथ पोल पास आ रहा है, ये एक्सेस है। मतलब जो कैपेसिटर है वो पीछे की तरफ है प्लेन में। अब जरा ध्यान दीजिए, जब साउथ पास आएगा तो क्या होगा? यहां पे क्या इंड्यूस होगा? साउथ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? साउथ पास आता है, कॉज को अपोज करना है। साउथ के पास आने को कौन अपोज करता है? साउथ अपोज करता है। तो यहां पे क्या इंड्यूस होगा? साउथ पोल। साउथ पोल इंड्यूस होने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। यस और नो? तो बच्चे कहते हैं सर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नीचे वाली प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव, ऊपर वाली प्लेट हो जाएगी नेगेटिव। हाँ कि ना? बिल्कुल गलत जवाब। दोनों न्यूट्रल, उस भाड़ में जाए, दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं। करंट इंड्यूस हुआ। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज, ये ए प्लेट वो बी प्लेट बोल देता हूं, विल मूव फ्रॉम प्लेट ए टू बी। हां कि ना? ए प्लेट से बी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, मतलब ए बिकम्स नेगेटिव एंड बी बिकम्स पॉजिटिव। ए ने पॉजिटिव चार्ज लूज किया तो वो क्या बन गई? नेगेटिव। बी ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया तो वो क्या बन गया? पॉजिटिव। तो ये मत सोचो कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, आप ऐसे सोचो कि पहले प्लेट न्यूट्रल है। प्लेट न्यूट्रल है तो जिस प्लेट ने पॉजिटिव चार्ज लूज किया वो प्लेट क्या बन जाएगी? नेगेटिव। और जिस प्लेट ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया वो प्लेट क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। गॉट इट? समझ में आया? मैंने ए बी गलती से उल्टे ले लिए, पर लॉजिक यही है। समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं फिर बोल रहा हूं, सी और डी एग्जाम्स में काफी आते हैं। आगे देखते हैं, ये भी इजी है, ये हमने किया भी हुआ है। इसको करते हैं, अगला इससे आपको करना होगा। पहले इस क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए। अब मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड with one end hinged at the center and the other end at the circumference of the circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? ये याद है रॉड वाला? रॉड रोटेट करती है। असाइनमेंट पेज नंबर 4 पे डेरिवेशन की हुई है ये। एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया dx लेंथ का, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे dx लेंथ का, x डिस्टेंस दूर। सो इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? b dx v। याद है? BLV, L की जगह क्या आया? dx। v को क्या लिखोगे? x ओमेगा। सो टोटल ईएमएफ के लिए इंटीग्रेट b ओमेगा इंटीग्रेशन x dx। x की लिमिट कहां से कहां तक होगी?
ये हो गया x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू l, तो 0 टू l, तो रिजल्ट क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा l स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, हाफ तो हाफ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला, ओमेगा की वैल्यू 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, सो 50 इंटू 2 पाई बाई 60, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड कितना होता है, 2 पाई बाई 60 रेडियंस पर सेकेंड। हाँ कि ना, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड कितना होता है, 2 पाई बाई 60 रेडियंस पर सेकेंड, और लेंथ कितनी है रॉड की, 1 मीटर, सो 1 स्क्वायर। कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेगा आरपीएस को, रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, और रेवोल्यूशन पर सेकंड था, सॉरी मैंने आरपीएम सोच के कर लिया, रेवोल्यूशन है, 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा, 60 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आरपीएम होता तब होता, आई एम सो सॉरी। ठीक है, 1 आरपीएस इज 2 पाई रेडियंस पर सेकंड। ऑनलाइन सबको क्लियर, आप सबको क्लियर बेटा? नेक्स्ट 7th, ये भी बिल्कुल सेम, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स। क्या बताया था आपको, याद होगा कि जितने मर्जी स्पोक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे सेक्शंस कैसे एक्ट करेंगे, पैरेलल में। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी भी कितना होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सो हाफ मैग्नेटिक फील्ड यहां दी हुई है 0.4 गॉस, सो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा 120 आरपीएम, सो 120 इंटू 2 पाई बाई 60, आरपीएम दिया है, 1 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट इज 2 पाई बाई 60 रेडियंस पर सेकेंड। और एल स्क्वायर, एल मतलब इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है, कितनी 0.5 मीटर, उसका स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी, समझ में आ गया एग्जाम्पल 7 तक। एग्जाम्पल नंबर 8 और अभी तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के पेपर में भी आ सकता है, और ये आएगा तो ये सीधा आएगा, या तो केस स्टडी की फॉर्म में आएगा 4 मार्क में, या ये 5 मार्कर क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। सो प्लीज इसको अटेम्प्ट कीजिए पहले आप अपने हाथ से, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए सामने, इस क्वेश्चन में कह रहा है फिगर रेफर्स, जो फिगर है वो क्वेश्चन में क्या कह रही है, रेफर टू फिगर दिस, द आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब यहां कॉर्नर से मूव करता हूं, यहां तक लेके जाता हूं, फिर टू बी तक जाता हूं, फिर वापस आता हूं, और फिर वापस 0 पे आ जाता हूं। यही सिचुएशन है। आपको बोल रहा है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स। पहले फ्लक्स पे आते हैं। जब हम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक जाएंगे तब तक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तब तक फ्लक्स इंक्रीज होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू b तक, 0 से लेकर b तक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, लेंथ इसकी L है, ये डिस्टेंस x हो जाएगा जितने भी डिस्टेंस पे है वो, तो L इंटू एक्स क्या होगा, एरिया होगा। सो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया LX, हाँ कि ना। फिर B से 2B तक x की वैल्यू, B से लेकर 2B तक फ्लक्स क्या होगा, जीरो, फ्लक्स क्या रहेगा, सेम, क्योंकि यहीं तक रहेगा ना फ्लक्स, तो ये हो जाएगा BLB, इजंट इट। फिर जब वापस आऊंगा तो फिर से फ्लक्स कम होगा। ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन हो गया। जब तक वो 0 से B तक है तब तक BLX, क्योंकि जितना x की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एरिया हो जाएगा। यहां तक, इसके बियॉन्ड लेके गया, फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट, इतना ही रहेगा ना मैक्सिमम। सो अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूं फ्लक्स का, x इक्वल टू 0 से लेकर
x इक्वल टू बी तक फ्लक्स बढ़ेगा, फिर b से 2b तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फिर 2b से वापस b तक अभी भी कांस्टेंट रहेगा, फिर b से x इक्वल टू 0 तक, ये x इक्वल टू 2b था, फिर मैं x इक्वल टू b तक लेके गया, फिर मैं x इक्वल टू 0 पे लेके गया, फिर वो कम होता रहेगा। मानते हो? ये होगा फ्लक्स का ग्राफ। नो प्रॉब्लम। जब दूसरा पॉइंट बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की, पहले समझ लो बेटा, टाइम दे दूंगा इसको लिखने का। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की, जब इंक्रीजिंग फ्लक्स होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? माइनस बीएलवी। जब डिक्रीजिंग फ्लक्स होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? प्लस बीएलवी। याद है हमने डिक्रीजिंग फ्लक्स के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेरिवेशन करी थी, उसमें मैंने लिख दिया था कि अगर इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस बीएलवी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब मैं x 0 से x फ्रॉम 0 टू b, फ्रॉम 0 टू b इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस बीएलवी। x की वैल्यू b से 2b के बीच में फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। और x की वैल्यू फ्रॉम b टू 0 जब मैं आऊंगा तो डिक्रीजिंग फ्लक्स हुआ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बीएलवी। यहां पे क्यों है? क्योंकि ये इंक्रीजिंग फ्लक्स है इसीलिए माइनस बीएलवी, ये डिक्रीजिंग फ्लक्स है इसीलिए प्लस बीएलवी। सो अगर सिमिलर ग्राफ हमें ईएमएफ के लिए बनाना है, ईएमएफ के लिए बनाना है तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? B तक, फिर 2B, B, फिर वापस 0। पहले ईएमएफ होगा माइनस बीएलवी, फिर ईएमएफ हो जाएगा 0 और उसके बाद ईएमएफ हो जाएगा प्लस बीएलवी। ये दो बातें समझ में आ गई, फ्लक्स और ईएमएफ समझ में आया। तीसरी बात बोली फोर्स, फोर्स नेसेसरी, नेसेसरी फोर्स। फोर्स के एक्सप्रेशन पे आते हैं। जब आप फोर्स यहां निकाल रहा हूं एक्सप्रेशन, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता था? BIL। सो B इंटू BLV बाय R इंटू L, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। याद है बात? इसको आप एक और फॉर्मेट में लिख सकते हो। किस फॉर्मेट में? मैं फोर्स को B इंटू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस इंटू L लिख सकता हूं, हां कि ना? तो यानी जब ईएमएफ नेगेटिव होगी तो फोर्स क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जब ईएमएफ पॉजिटिव होगी तो फोर्स क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मतलब ईएमएफ का ग्राफ कैसा बनेगा? ईएमएफ का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहां तक, यहां तक और यहां तक। जब फोर्स, जब ईएमएफ नेगेटिव तो फोर्स नेगेटिव, जब ईएमएफ नेगेटिव तो फोर्स नेगेटिव। कितनी वैल्यू? माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। जब ईएमएफ 0 तो फोर्स 0, जब ईएमएफ पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव। ये वैल्यू कितनी होगी? प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। लास्ट पावर की अगर आप बात करो तो पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है? पावर का एक्सप्रेशन होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं? तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आप कह सकते हो ई स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। याद है
तो ईएमएफ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यानी कुछ भी हो जाए तो पावर का जो ग्राफ बनेगा उसमें ईएमएफ क्या रहेगी, उसमें वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये पावर x इक्वल टू 0 टू बी पावर पॉजिटिव रहेगी। फिर 0 कलर, पहले पावर पॉजिटिव, फिर हो गई 0, और फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव। और ये वैल्यू कितनी है, इसको हटा देता हूं लिखा हुआ, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। सबको क्लियर है? अब ये देखो ये कितनी वैरायटी में बन सकता है ना क्वेश्चन। डायरेक्टली बन जाए तो एक एमसीक्यू भी बन सकता है, इसमें एक इंडिविजुअल का, इसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, प्लीज इसको अपने हाथ से तमीज से प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लीजिए। आगे ध्यान दीजिए, two concentric circular coils, one of small radius and the other of large radius, R2, R1 less than R2। एक है जी R1 और एक है जी R2, are placed coaxially with the centers coinciding, obtain the mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या बताया था, बाहर की वजह से अंदर लेते हैं, अंदर की वजह से बाहर लेते हैं, बाहर की वजह से अंदर। सो करंट लोगे आउटर में, आउटर में करंट लोगे और फ्लक्स लोगे इनर का। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इनर का होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें नहीं है ना, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की इनटू एरिया फर्स्ट का। सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, म्यू नॉट आई बाय, क्या फॉर्मूला होता है सर्कुलर लूप में, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r2 इंटू पाई r1 स्क्वायर। ये आपके पास फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स को क्या लेते हो, मैग्नेटिक अपना m इंटू फ्लक्स क्या होता है, एम आई, एम कौन सा लोगे, ये I2 था, तो इधर φ1 को क्या ले लोगे, MI2। सो म्यू नॉट I2 पाई r1 स्क्वायर बाय 2r2 इज MI2। I2 से I2 कट गया, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर बाय 2r2। किया हुआ है ना ये क्वेश्चन पहले, इसी से ही एक्सप्लेन किया था मैंने कि आउटर की वजह से इनर लेते हैं, इनर की वजह से आउटर नहीं लेते। ठीक है जी, नेक्स्ट, obtain the expression for magnetic energy stored in the solenoid in terms of magnetic field, area, length of the solenoid। magnetic field, area and length of the solenoid आता है ये फॉर्मूला, कैसे निकालते हो, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड, इसकी टर्म्स में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालोगे, बोलो बोलो डेरिवेशन यार, कौन सा फॉर्मूला होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर का प्रूफ कैसे करते हो, हाफ एल आई स्क्वायर का प्रूफ कैसे करते हो, पावर क्या हो जाता है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी मैग्नीट्यूड में, टोटल ये पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो डी डब्ल्यू कितना आया, एल आई डी आई। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट, तो ये हो गया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। सो एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। आपको इस फॉर्म में नहीं निकालना, आपको किस फॉर्म में निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। एल की वैल्यू डालो, एल की वैल्यू, एल क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय लेंथ, याद है, और करंट भी नहीं चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई, हाँ कि ना, म्यू नॉट एन आई, यही होती है मैग्नेटिक, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर से आई नॉट कितना आया, बी एल बाय म्यू नॉट टाइम्स एन, दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय लेंथ इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है जी, अब वैल्यू काटा पीटी करो, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म हो गया, एक एल से एल खत्म हो गया,
क्या बचा, हाफ, एक म्यू नॉट खत्म, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये हो गई एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जो हमने बोला था। और इससे एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसमें एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हो जाएगी हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद है बात? मतलब आप कंपेयर कैसे करोगे, आप बोलोगे बोथ एनर्जी डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, both energy densities of electric and magnetic fields depends directly on square of respective fields। समझ में आ गई बात? याद आ गया ये? प्लीज अपने हाथ से करो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखो बेटा, एग्जाम्पल 11, कमला दीदी पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसाइकिल। पागल औरत। द पेडल, अच्छा ये वो वाली होगी, वो जो एक्सरसाइज वाली होती है। चलो कोई नहीं, पागल नहीं, हेल्थ कॉन्शियस। The pedals of the bicycle are attached to a 100-ton coil of area 0.1 meter square. Okay, जनरेटर लगा दिया उसने पीछे, अपने नहीं वैसे, तो वो जो मस्कुलर वर्क करेगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। The coil rotates at half a revolution per second. तो जो ओमेगा दे दिया वो दे दिया हाफ इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। सो पाई रेडियंस पर सेकेंड, इससे रोटेट कर रही है वो। ओके जी। एरिया ऑफ कॉइल दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 100 टर्न्स। ओके, कॉइल रोड हाफ एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला। छोटी सी प्यारी सी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड? क्या है मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला? NA बी ओमेगा। वैसे ईएमएफ कितनी होती है? NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? NAB ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पता है 100, एरिया की वैल्यू दी है 0.01, मैग्नेटिक नहीं, एरिया की वैल्यू दी है कहां गया 0.1, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.01 और ओमेगा की वैल्यू दी है पाई। सो ये 100 उससे कट गया, आंसर आ गया 0.1 पाई। 0.1 पाई मतलब पाई की वैल्यू 3.141, उसको 0.1 से 0.314 वोल्ट। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो थे एनसीईआरटी के। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन हाथों हाथ करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन से तो लिखने वाले होंगे तो वो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये थोड़े ना डाइसी होते हैं। डाइसी मतलब देखो आंख पे डिपेंड करता है, आप कॉइल को कैसे देखते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सामने देखो, इंड्यूस्ड करंट की सिचुएशंस दी हुई हैं, आपको निकालना है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो दैट कि आप इजीली थोड़ा दिख सके। ध्यान दें प्लीज, जब पहले वाले को देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसमें साउथ पास आ रहा है, साउथ पास आता है तो साउथ इंड्यूस होता है। बच्चे कहते हैं सर साउथ इंड्यूस हो गया, वो ये क्या हो गया? बच्चे कहते सर साउथ इंड्यूस हो गया, साउथ इंड्यूस हो गया। नहीं है, इसमें थोड़ी ना साउथ इंड्यूस होगा, साउथ इंड्यूस इसमें होगा, इस कॉइल में। इसके हिसाब से करंट देखना होता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको ताकि कुछ नजर आए, पर थोड़ा ब्लरी हो जाएगा, बट आप इसको ध्यान से कोशिश करना देखने की।
अब थोड़ा ध्यान से देखो, साउथ पोल इधर आया तो इधर साउथ इंड्यूस हुआ, इधर करंट आपको ये फिगर ऐसी दिख रही होगी, दिखी? तो जब साउथ इंड्यूस होगा तो करंट ऐसे जाएगा, तो आपको इस लूप में देखना होता है करंट की डायरेक्शन। अब देखो, क्योंकि डायग्राम थोड़ा ब्लरी है, हो सकता है उल्टा होता, क्लियर नहीं है। अगर क्लैरिटी में दिख जाए, आपके पास बुक होगी तो उसमें जरा ध्यान से देखना, उसमें क्लैरिटी से दिखेगा। दिखाना एक मिनट, मेरे को बुक दो, एक जना बुक दे दो। मैंने सही बनाया, बिल्कुल इसी तरफ है, ध्यान से देखो बुक में, यही सही डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है ना। सो इसमें करंट क्या हुआ, क्लॉकवाइज, तो करंट आ रहा है, एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं वापस, नहीं तो आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ध्यान दो, सो ये करंट आया ऐसे, क्योंकि इधर साउथ इंड्यूस हुआ, ये यू जाएगा करंट। नाउ इस पे आ जाओ, इसको इधर ला रहा हूं, तो इस वाले लूप में साउथ इंड्यूस होगा, और इधर से तो दिख ही नहीं रहा ना लूप, वैसे इधर से नॉर्थ दूर जा रहा है, तो यहां इस तरफ साउथ इंड्यूस, इस वाले लूप में साउथ इंड्यूस होगा। आपको क्योंकि दिख नहीं रहा, तो आप इधर नॉर्थ इंड्यूस करके कर दो। अगर लेफ्ट साइड में साउथ इंड्यूस हो रहा है, तो राइट साइड पे क्या इंड्यूस होगा, नॉर्थ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। देख सकते हो ना आप डायरेक्शन, क्लैरिटी चाहिए होगी बस डायग्राम की। यहां ये मेरे को दिख रहा है ऐसे, तो यहां करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें नॉर्थ है, तो ये करंट है ऐसे, और ये लूप ऐसे ही जा रहा है, तो ये करंट ऐसे जाएगा। क्लैरिटी से आपको डायग्राम उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पास पास वाली कॉइल्स होती है ना, तो साफ डायग्राम होना बहुत जरूरी है। इसमें ब्लरी डायग्राम में इतना नजर नहीं आएगा, पर ये समझ में आ गया ना कि लूप आपको कहां देखना है। ओवरऑल लूप कभी नहीं देखना होता, लूप इसमें देखना होता है कि क्या इंड्यूस हो रहा है, साउथ इंड्यूस हो रहा है, नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है। आ जाते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। ये कॉमन एक्सिस है, टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, जैसे ही आप नीचे वाली की को क्लोज करोगे तो करंट आएगा, इधर करंट आएगा, ध्यान से देखिएगा, करंट आएगा, करंट आएगा तो इधर से फ्लक्स इंक्रीज होगा। इफ की इज क्लोज्ड तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो टू डिक्रीज फ्लक्स कॉइल मस्ट रिपेल, हां कि ना, ये दूर जाने की कोशिश करेगी, दूर जाने की कोशिश करेगी। आपको याद है ना, कॉइल्स क्या होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती। सेम डायरेक्शन वाली कॉइल्स क्या करती हैं, अट्रैक्ट, ऑपोजिट वाली क्या करती हैं, रिपेल। इसको दूर जाना है तो यानी इसमें करंट क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये इसमें ऐसे करंट है तो उसमें ऐसे होना चाहिए। रिपेल करना है ना, तो ऑपोजिट वाली क्या करती है, रिपेल करती है। इधर आ जाओ, रियोस्टैट सेटिंग इज बीइंग चेंज्ड। अब देखो रियोस्टैट की सेटिंग देखो, उसको उधर कर दिया तो रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, ये रियोस्टैट होता है, ये रियोस्टैट है। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, अगर मैं इस तरफ ले जाता हूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, कम। ये सेक्शन है सिर्फ सर्किट में, जब आगे करूंगा तो ज्यादा सेक्शन हो जाएगा ना सर्किट में, तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब इसमें देखो, आगे ले गया उस तरफ तो सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सर्किट की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसको दूर भागना पड़ेगा, दूर भागना है तो करंट क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में क्या होती है, अट्रैक्ट, ऑपोजिट में होता है रिपेल। तो इसमें करंट है ऐसे, तो उसमें करंट होगा ऐसे, उल्टी डायरेक्शन में। समझ में आई बात? आ जाओ नीचे, टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, की ओपन कर दी,
तो यानी करंट क्या हो जाएगा, कम होगा, करंट कम होगा, करंट कम होगा, करंट कम होगा तो क्या होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, करंट कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ, इसके बाद क्या होगा, है जी बेटे, क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से, तुम पहले ही जल्दी मचा रहे हो, इसमें मूवमेंट थोड़ी ना है, पर सोच वैसे सकते हो ना, फ्लक्स कम हो रहा है तो इसकी जो टेंडेंसी है, फ्लक्स कम हो रहा है तो इसकी जो टेंडेंसी है वो इस तरफ जाने की होगी, टेंडेंसी कहां होगी, इस तरफ जाने की, इस तरफ की टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग फ्लक्स का, इसको बढ़ाना है ना फ्लक्स, इस तरफ की टेंडेंसी मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन। इसमें करंट कैसे था, ऐसे था करंट, ये लूप पीछे से आ रहा है, तो इसमें भी करंट कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो ये आगे से जा रहा है पीछे, ऐसे x टू y, सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होना चाहिए। इधर आ जाओ, करंट I डिक्रीजिंग एट स्टेडी रेट, अब बताओ क्यों, किससे, बिल्कुल, तो क्या होगा, नो ईएमएफ, वाई नो ईएमएफ, एरिया वेक्टर, और करंट फ्लक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर, सोच लो दोबारा एक बार, एंगल 90 बनाएगा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया, प्लीज लिख लो अपने हाथ से इनको। आगे देखो, इसमें फोर्थ वाले में ना, ये देखो एक डायग्राम में ना थोड़ा सा है, अगर ये एक्स को आप फ्रंट साइड कंसिडर करते हो, अगर एक्स को आप फ्रंट साइड कंसिडर करते हो, ये भी फ्रंट साइड है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर ये मैंने एक्स को बैक साइड कंसिडर करके किया है, पर डायग्राम ना थोड़ा सा क्लैरिटी से ये ऐसे है, तो एक्स जो है वो फ्रंट साइड है, जब एक्स अगर आप फ्रंट साइड कंसिडर करते हो, एक्स अगर आप फ्रंट साइड कंसिडर करते हो, तो सेम डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रिपेल करना था ना, इसमें रिपेल करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में तो करंट ऐसे होगा, एक्स को फ्रंट साइड कंसिडर करना है, नहीं रिपेल कर रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था तो कम करने के लिए उसे दूर जाना था ना, ठीक है, तो डायग्राम ना थोड़ा सा ध्यान से देखने वाले होते हैं इसमें, क्योंकि 3 डायमेंशनल है और मोर ओवर क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे, 6.2, 6.3, 6.4, 6.2 देखिए, use Lenz's law to determine the direction of induced current in the situation described in figure. A part, a wire of irregular shape turning into a circular shape. Irregular shape की circular shape में आपने convert कर दिया, क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा, तो ये पहले इसकी फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, ये इनवर्ड है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आउटवर्ड हो गई, तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से करंट पास करेगा। A circular loop being deformed into a narrow straight wire, बी पार्ट में, इसमें अगर कम कर दूंगा तो एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करने के लिए उसे सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करना पड़ेगा, आउटवर्ड है ये, तो करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये सबको। थर्ड एंड फोर्थ आपके पास 5-7 मिनट है, अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन पहले, थर्ड कह रहा है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी है 1500 per meter, has a small loop of area 2 centimeter cube placed inside the solenoid normal to the axis. ये solenoid है, इसमें आपने एक छोटा सा लूप बीच में प्लेस कर दिया, normal to the axis. If the current carrying by the solenoid changes steadily from 2 amperes to 4 amperes, पहले करंट है 2 एम्पियर, बाद में I डैश करंट हो गया 4 एम्पियर,
कितनी देर में, टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड्स में. What is the EMF induced in the loop while the current is changing? ठीक है जी. इस लूप का एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको क्या निकालना होगा, इस लूप से फ्लक्स निकालना होगा. चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन. फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन टाइम टेकन. हाँ कि ना. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई. सो म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर ले लो, एन कॉमन बाहर ले लो, ए कॉमन बाहर ले लो, I2 माइनस I1 का मॉड अपॉन टाइम टेकन. वैल्यू डालो, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम 1500. एरिया की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -4. चेंज इन करंट 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 0.1 सेकेंड्स. कैलकुलेशन हो जाएगी. समझ में आ गया. चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Rectangular wire loop of sides 8 and 2 with a small cut is moving out of region of uniform magnetic field of 0.3 Tesla. मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला की है. एक रेक्टेंगुलर लूप को आप बाहर लेके जा रहे हो. लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 2. What is the EMF induced across the cut if the velocity of the loop is 1 meters per second in the direction normal to the longer side, shorter side? Okay. A part, normal to longer side पहले ले लेते हैं. Normal to longer side, लॉन्गर साइड के परपेंडिकुलर, ये शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर लेके जा रहा हूं. शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर होगा तो बीएलबी में कौन सी लेंथ लोगे, शॉर्टर लेंथ. लॉन्गर लेंथ के परपेंडिकुलर होगा तो बीएलबी में कौन सी लेंथ लोगे, लॉन्गर लेंथ. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हुई, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई बी एल वी. बी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है 0.3, लेंथ 8 into 10 to the power -2, V 1 centimeters per second, तो 10 to the power -2 meters per second. पहला कैलकुलेट हो जाएगा. इसके बाद बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग डज द वोल्टेज लास्ट इन ईच केस. इस केस में कितनी देर तक लास्ट करेगी, जब मैं लॉन्गर लेंथ को बाहर लेके जाऊंगा, जब मैं लॉन्गर लेंथ के परपेंडिकुलर बाहर लेके जाऊंगा तो इतने, ये डिस्टेंस उसको बाहर जाना है, तब टाइम कितना होगा, शॉर्टर लेंथ 2 सेंटीमीटर अपॉन वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका आंसर आएगा 2 सेकेंड्स. ये हो गया नॉर्मल टू लॉन्गर साइड. इसी तरह बी पार्ट, नॉर्मल टू शॉर्टर साइड, छोटी साइड के परपेंडिकुलर लेके जाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे यूज करोगे बी, ब्रेड्थ वी. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.3, ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी कितनी है 10 to the power -2. और टाइम कितना लगेगा, अब पूरी लेंथ को बाहर जाना है तो लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो टाइम हो गया 8 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आंसर आ गया 8 सेकेंड्स. हो जाएगा कैलकुलेशन. सबको क्लियर है बेटा, करे हुए दोनों क्वेश्चंस असाइनमेंट में भी थे. आगे आ जाएं, 5th 6th 7th अटेम्प्ट कीजिए तीनों. देखिए तीनों, फर्स्ट मतलब 5th क्वेश्चन. 5th क्वेश्चन कह रहा है a 1 meter long metallic rod is rotated with angular frequency of 400 radians per second. रॉड की लेंथ है 1 मीटर, ओमेगा दिया है 400 रेडियंस पर सेकेंड. ये रेडियंस पर सेकेंड है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है. अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड. The other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla is parallel to the axis.
सो मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। ईएमएफ की वैल्यू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सो हाफ मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा लेंथ का स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी, प्यारी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6th कह रहा है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 and 20 turns is rotated about its vertical diameter with its angular speed इतना in a uniform horizontal magnetic field of 3 into 10 to the minus 10 टेस्ला। ये कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो यहां पे क्या लगेगा? एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट। एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट, ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल। मैक्सिमम वैल्यू की क्या होती है? एन ए बी ओमेगा। एवरेज क्या ले लोगे? 0 फॉर फुल साइकिल। एन ए बी ओमेगा वैल्यूज डलनी है सिर्फ, और उसके बाद करंट बोला, करंट के लिए क्या यूज करोगे? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल्स हीटिंग। सो एवरेज पावर लॉस क्या हो जाएगी बताओ? रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज, अब तो एसी आता है, एवरेज पावर लॉस क्या होगा? ईवी आईवी। ईवी आईवी कॉस फाई क्या हो जाएगा? 1। सो ई नॉट आई नॉट बाय 2। एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में? ई नॉट आई नॉट बाई 2। क्या लेते हो? ईवी आईवी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। कितना हो जाता है वो सॉल्व करके? ई नॉट आई नॉट बाय 2। याद है सबको? ये वैल्यूज डालिए, आंसर निकालिए। आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th कह रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is falling with a speed of 5 meters per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field. इतना. What is the instantaneous value of EMF induced? EMF की value BLV. Magnetic field 0.3 into 10 to the power minus 4. Length 10 meter और velocity 5 meters per second. So कितना आएगा? 15 into 10 to the power minus 4. मतलब 1.5 मिलीवोल्ट। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ विच एंड इज एट हाई पोटेंशियल। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या? देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट, ये वेस्ट, सामने नॉर्थ, पीछे साउथ। ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ इतना। ईस्ट वेस्ट में नीचे फॉल कर रही है। जब ये नीचे फॉल कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है? साउथ नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? साउथ टू नॉर्थ। ये कैसी हुई? भूल गए? मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ, तो ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड हो गई साउथ टू नॉर्थ। कौन सा साउथ? ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। अब जब ये नीचे गिरेगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको देखो। जो पॉजिटिव चार्ज नीचे गिर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज नीचे गिरेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फोर्स, फील्ड, करंट। फोर्स नहीं पता, फील्ड पता है साउथ टू नॉर्थ, करंट, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, तो फोर्स कहां हो गई? टूवर्ड्स वेस्ट। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगी? टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और ईस्ट क्या बन जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? सो मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो गई? वेस्ट। वेस्ट क्या बन रहा था? नेगेटिव, और ईस्ट क्या बन रहा था? पॉजिटिव। सो ईस्ट टू वेस्ट हो गई डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, एंड डायरेक्शन ऑफ विच एंड ऑफ द वायर इज एट हाई पोटेंशियल? ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? एक मिनट, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? कहां निकाला था? इस तरफ निकाला था ना मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो वेस्ट हो गया पॉजिटिव, वेस्ट हो जाएगा पॉजिटिव,
एक्यूमुलेट हो जाएगा उस पे पॉजिटिव और ईस्ट हो जाएगा नेगेटिव. विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल? वेस्ट. गॉट इट? याद आ गया ये? इसमें गलती सबसे बड़ी ये होती है कि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ टू साउथ ले लेते हैं. वो सही है, पर वो नॉर्थ कौन सा है? मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ तक, मतलब ज्योग्राफिक में उल्टा हो जाएगा. याद आ गया? आगे आगे क्या करिए? क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए प्लीज. आगे देखो 8, 9, 10, 8वां 9वां ते 10वां. ध्यान दो इधर. व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 8? Current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 seconds. Average EMF is 200 volt. Estimate of self induction. Self induction के formulas पे पढ़े थे. Phi is equal to Li. एक पढ़ा था induced EMF is L di by dt. So induced EMF का magnitude is L di by dt. Induced EMF कितना है? 200. L कितना निकालना है? चेंज इन करंट 5 एम्पियर. टाइम टेकन 0.1. L की वैल्यू आ गई 4 हनेरी. खत्म. क्या था इसमें? हो गया. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 9. अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस of 1.5 हेनरी. M की वैल्यू दी है 1.5 हेनरी. If the current in one coil changes from 0 to 20, di by dt दे दिया 20 divided by 0.5 ampere per second. What is the change in flux? Change in flux linkage with the other coil. एक में change in current दिया हुआ है, दूसरे में आपको व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल. क्या करोगे? ईएमएफ निकालोगे अदर कॉइल की. mdi1 by dt. ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. m कितना है? 1.5. di by dt कितना हो गया? 40. आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना है. 1.5 into 40 into time. चेंज इन फ्लक्स निकालना था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं निकालना था. into टाइम. सो 1.5 into 40 हो गया 60 और टाइम कितना है? 0.5. आंसर आ गया 30 वेबर. ठीक है जी. आ जाते हैं 10वें पे. कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं. अभी आएगा मजा. A jet plane is traveling towards west at a speed of 1800 kilometers per hour. So velocity हो गई 1800 into 5 by 18, मतलब 500 meters per second. ये velocity हो गई. What is the voltage difference developed between the ends of the wing? मतलब EMF निकालना है. Having a span of 25 meters. L दिया है 25 मीटर. If the Earth's magnetic field at the location has a magnitude of 5 into 10 to the power minus 4 Tesla and angle of dip is 30 degree. Magnetic field दिया है 5 into 10 to the power minus 4 Tesla और angle of dip दिया है 30 degree. जब कोई हवाई जहाज उड़ता है सही बन गया. जब कोई हवाई जहाज उड़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लोगे वो लोगे बी एल वी बी साइन थीटा बी साइन डेल्टा एल इंटू वी. हाँ की ना. कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जो परपेंडिकुलर होता है. परपेंडिकुलर कौन होगा? वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा धरती माता का. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या यूज करोगे? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10 to the power minus 4 साइन डेल्टा साइन 30 हो गया हाफ. एल की वैल्यू 25, वी की वैल्यू 500. कैलकुलेशन करिए, आंसर निकालिए. गॉट इट?
सबको आ गए यहां तक समझ? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये दो अटेम्प्ट कीजिए, फिर ये दो डिस्कस करेंगे। सामने देखिए, सपोज द लूप इन एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में जो लूप था वो ये था, रेक्टेंगल था 8/2 का, और उसमें स्मॉल कट था और 0.3 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड थी। ध्यान दो, सिचुएशन यहां बना लेता हूं दोबारा। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड पहले थी 0.3 टेस्ला। अच्छा देखते सिचुएशन किया क्या। इज स्टेशनरी बट द करंट फीडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये पूरा का पूरा फील्ड में ही है, ये इसको मूव नहीं कर रहे। उस क्वेश्चन में इसको मूव किया था, उस क्वेश्चन में मूव किया था ना, इस क्वेश्चन में मूव नहीं कर रहे। ये मैग्नेटिक फील्ड में है और साइड्स कितनी थी? 8/2 था ना, 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या बोला? करंट फीडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड so that the field decreases from its initial value of 0.3 Tesla at the rate of 0.02 Tesla per second. dB by dt आपको दिया हुआ है -0.02 टेस्ला पर सेकेंड, यही दिया हुआ है। माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है। इफ द कट इज जॉइंट एंड द लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ohms, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड? अब सबसे पहले कट जॉइन किया तो पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया कांस्टेंट डीबी बाई dt। हाँ कि ना? एरिया कांस्टेंट डीबी बाई dt। एरिया की वैल्यू कितनी है? 8/2। सेंटीमीटर्स में चेंज, डीबी बाई dt कितना दिया हुआ है? 0.02 वैल्यू में कितना है? 8 2 16 2 32, 0.32 इंटू 10⁻⁴ वेबर, यानी ईएमएफ है, वोल्ट। इतनी ईएमएफ इंड्यूस हुई। रेजिस्टेंस है 1.6, ये बेसिकली हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। करंट हुआ ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ है 3.2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 16, कितना आया? 0.2 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर। ठीक है, 1.6 थी, सॉरी 16 ले ली मैंने, 1.6 है तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर। ये करंट आ गया। आपको क्या निकालना है? हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट। तो पावर कितनी डिसिपेट हुई? पावर डिसिपेटेड, क्या फॉर्मूला होता है? I²R या V²/R या E इंटू I, जैसे मर्जी कर लो। I²R करता हूं तो 4 इंटू 10⁻⁻10। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? 1.6 था, 6.4 इंटू 10⁻10 वॉट। चेक करिए, स्टेप समझ में आते हैं सबको? एक एक स्टेप चेक कीजिए, समझ में आता है सबको? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर? आगे क्या बोला? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर? सोर्स ऑफ दिस पावर वो कौन है? जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है। सोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट which produces magnetic field.
समझ में आ गया सबको? 11th लॉजिकली क्लियर। आ जाते हैं 12th पे, फिर मैं टाइम दे दूंगा आपको लिखने के लिए और करने के लिए। 12th पे ध्यान दीजिए। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, a square loop of side 12 centimeter with its axis, with its sides parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeters per second in the positive x direction in an environment containing a magnetic field in the positive z direction. डायग्राम बना लेते हैं। xy प्लेन है, स्क्वायर लूप है, साइड 12 सेंटीमीटर, is moved with a velocity 8 meters per second in the positive x direction. 8 meters per second से positive x में लेके गया। Environment containing magnetic field in the positive z direction. Positive z direction outward magnetic field होगी। मानते हो? The field is neither uniform in space nor constant with time. ओ बेटा, समय के साथ भी फील्ड चेंज हो रही है, जब ये आगे जाएगा तब भी फील्ड चेंज हो रही है। फील्ड ही अंदर ही नॉन यूनिफॉर्म है। क्या बोला? ये ध्यान से देखो, फील्ड इज नीदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम। मतलब पोजीशन के साथ भी फील्ड चेंज होगी और समय के साथ भी फील्ड चेंज होगी। इट हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 10 to power minus 3 10 to power minus 3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। एक बार प्लीज चेक करना, -3 है ना, -3। सो 10 टेस्ला पर सेंटीमीटर, मतलब along the negative x direction, that is it increases by इतना in if one moves in negative x। तो पॉजिटिव x में जाऊंगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगी। तो dB by dx आपको दिया है माइनस ऑफ 10 to power minus 3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। मानते हो? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूं तो कितना आएगा? टेस्ला पर सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 10 to power minus 2 मीटर, ऊपर जाके हो जाएगा 10 to power minus 1। सो माइनस 10 to power minus 1 टेस्ला पर मीटर। मानते हो ये बात? इतना क्लियर? आगे आ जाओ। एंड इट इज डिक्रीजिंग इन टाइम एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 to power minus 3 है, फिर से 10 to power minus 3 टेस्ला पर सेकेंड। ओके जी, मतलब dB by dt दिया हुआ है, डिक्रीजिंग है फिर से, -3 टेस्ला पर सेकेंड। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 4.5 मिली ओम्स। ये रेजिस्टेंस दी हुई है। क्लियर? अब मूव कहां कर रहे हैं? पॉजिटिव एक्स में। यहां तक सबको क्लियर? एक बार प्लीज डायग्राम देखिए और इंटरप्रिटेशन देखिए, ये समझ में आता है सबको? ये सबको समझ में आता है? ऑनलाइन सबको समझ में आता है बेटा? ठीक है जी। अब आगे देखो, आगे देखो, सॉल्व करते हैं। ईएमएफ दो कारण की वजह से होगी। ईएमएफ होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ भी और टाइम के साथ भी। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस की वजह से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम की वजह से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। होगी कि नहीं होगी? दोनों की वजह से होगी। तो कैसे निकालोगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या रिलेशन यूज करोगे? दो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगी कि नहीं आएंगी? जो टाइम वाली है वो कौन सी होगी? जो टाइम वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कौन सी होगी? बताओ यार। dB by dt है आपके पास, पहले टाइम वाला देखते हैं। ध्यान दो, पहली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी d5 by dt की वजह से, जो समय के साथ बदलेगा। विद टाइम वाले में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? d by dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो एरिया इंटू dB by dt। यस और नो? एरिया कितना दिया हुआ है? कैलकुलेशन हो जाएगी 12 इंटू 10 to power minus 2
इसका स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी माइनस 10⁻³ यहां तक सबको समझ में आया? इस स्टेप तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट बेटा? इस स्टेप तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? गुड। अगर नहीं है तो कितना हुआ ये? नेगेटिव ऑफ 144 इंटू 10⁻⁻4 और -3 कितना हो गया? -7 वोल्ट। यहां तक क्लियर? कहां पे? सेंटीमीटर को मीटर कहां? ठीक तो है? डीबी बाई डी टी है बेटा, अभी एक्स वाले पे नहीं आ रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? ये पहला। अब ध्यान देना प्लीज, अब अगर मैं विद डिस्टेंस के साथ बोलूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए होता है। सो एरिया बाहर आ गया, डीबी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। हाँ कि ना? क्योंकि अब हमें डीबी बाई डी एक्स दिया हुआ है ना, हमें ईएमएफ के लिए तो डीबी डी फाइव बाई डी टी ही यूज करेंगे। बट अब जो बी में चेंज है वो बी में चेंज किसके साथ है? एक्स के साथ। अब जो बी में चेंज है वो बी में चेंज किसके साथ है? एक्स के साथ। तो डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो एरिया विच इज 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी एक्स माइनस 10⁻⁻1 इंटू डीएक्स बाई डी टी। डीएक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 8। ये कैलकुलेट हो जाएगी सेकेंड ईएमएफ। सो टोटल ईएमएफ कितनी होगी? दोनों का सम। कैलकुलेशन हो जाएगी। टोटल ईएमएफ के बाद करंट कितना निकालोगे? टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। लॉजिक समझ में आ गया? सो अगर बाय चांस क्वेश्चन में, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, अगर एक सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन देता है, कहता है कि पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ नहीं दिया, तो क्या लॉजिक लगाओगे? सिर्फ ये वाला लॉजिक लगाओगे। ईएमएफ में डी फाइव बाई डी टी ही यूज होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास चेंज एक्स के साथ हो रही है, तो डीबी बाई डी टी नहीं पता हमें, डीबी बाई डी एक्स पता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। आई बात समझ? सबको क्लियर? इसको लिखना है बाद में, पहले ये अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट कीजिए। सामने ध्यान दो यार, देखने में घातक क्वेश्चन है पोपट। इट इज डिजायर्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ पावरफुल लाउड स्पीकर मैग्नेट। पांडे बड़े मैग्नेटिक फील्ड मेजर करनी है। अ स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर, एरिया दिया 10⁻² मीटर स्क्वायर, विद 25 क्लोजली वाउंड टर्न्स। एक कॉइल है 25 टर्न्स वाली, इज पोजिशन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो मैंने 10⁻² कहां लिख दिया? सॉरी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर is position normal to the field direction and then quickly snatched out of the field region. Okay, तो पहले वो फील्ड में है, बाद में वो फील्ड में नहीं है। ठीक है, मतलब फाइनल फ्लक्स आपको 0 दे दिया, यही मतलब हुआ। इनिशियल फ्लक्स है, फाइनल फ्लक्स नहीं है। ओके जी, इक्वलेंटली भाड़ में जा, मैं नहीं कर रहा, नो यूज ऑफ दिस लाइन। उसने क्या बोला? देखो ये है तो फ्लक्स होगा ना, थीटा हो गया 0 डिग्री। उसने बोला इसको अब 90 डिग्री कर दो, ऑब्वियसली तब भी फ्लक्स तो 0 ही होगा। तो या तो आप फील्ड से बाहर निकाल लो तब फ्लक्स 0 हो गया, या रोटेट करके 90 डिग्री कर दो तब फ्लक्स 0 हो गया। तो इक्वलेंटली से अपने को क्या मतलब है? अपने को तो ये मतलब है फाइनल फ्लक्स क्या है? 0। द टोटल चार्ज फ्लोन इन द कॉइल मेजर्ड बाय, जब कर दिया तो फिर क्यों मेजर करना हमने, इज 7.5 मिलीकूलम। ये देखो क्वेश्चन में ना रिडंडेंट डाटा से तुम्हें और वो दिमाग में करते, ओए बैलिस्टिक ये तो कोई पढ़ा ही नहीं हमने। ओ बाहर में जाए यार, अपने को तो चार्ज से मतलब है ना। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है?
चार्ज कितना फ्लो करा? 7.5 मिली कूलम चार्ज फ्लो करा. ओके. कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द गैल्वेनोमीटर 0.5 ओम्स. आपको बी निकालना है. अब बताओ, ये डाटा और क्वेश्चन अब समझ में आता है. एक कॉइल है, वो फील्ड में है, उसको फील्ड से बाहर निकाल लिया. इतना चार्ज फ्लो किया फील्ड से बाहर निकालने में, इतना चार्ज फ्लो किया. आप करंट निकाल सकते हो बी की टर्म्स में, इंड्यूस्ड करंट. इंटीग्रेशन आई डी टी क्या होता है? चार्ज होता है. चार्ज निकाल पता है, चार्ज पता है. हिंट दिया मैंने, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन. सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालोगे. इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन. सामने देख लो, कोई बात नहीं. चेंज इन फ्लक्स. इनिशियल फ्लक्स कितना? इनिशियल फ्लक्स कितना? नंबर ऑफ टर्न्स है. इनिशियल बी नहीं पता, एरिया पता है, -0 अपॉन टाइम टेकन, टी नहीं पता. इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ एनबीए अपॉन टी. करंट कितना हो गया? ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एनबीए अपॉन टी आर. टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. करंट इंटू टाइम, एनबीए अपॉन आर. करंट इंटू टाइम क्या होता है? चार्ज. लो जी, सब कुछ पता है, बी निकल आएगा. मुश्किल था? था मुश्किल? नहीं था, सोचना था बस थोड़ा सा. तो चार्ज की वैल्यू, चार्ज आपको पता है, बी कितना हुआ? क्यू आर अपॉन एन ए. क्यू आर अपॉन ना, चार्ज कितना? 7.5 मिली कूलम. रेजिस्टेंस कितनी? 0.5. नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 25. एरिया कितना? 2 × 10⁻⁴. प्यारी सी, नोनी सी, क्यूट सी कैलकुलेशन हो जाएगी. मुश्किल था? नहीं ना. तो डरने की बात ही नहीं होती. क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ा करो, सोचा करो, इमेजिन करो कि हुआ क्या. जब ये पता लग गया हुआ क्या, तो फिर ये चाहे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है चाहे कोई भी है, तो डरने की बात थोड़ी ना. यार तू खुद सोचना, उसने बोला मेजर्ड बाय इतना. मेरे को न्यूमेरिकल में क्या फर्क पड़ता है किससे मेजर किया? आप मुझे बताओ. और उसमें ऊपर वाली लाइन देख, उसने क्या बोला? स्नैच्ड आउट ऑफ द फील्ड. मैंने देखे, हाँ बाहर निकाल लिया. इक्वलेंटली वन कैन गिव. अबे बाहर में जा. इक्वलेंटली का मतलब क्या हुआ? कि सेम काम हो रहा है. तो मैं क्यों करूं जब मुझे पहले वाला समझ में आ रहा? तो आई बात समझ? क्लियर? ये अटेम्प्ट कीजिए. ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन में कह रहे हैं फिगर 6.20 शोज अ मेटल रॉड PQ रेस्टिंग ऑन द स्मूथ रेल्स AB. ये दो AB जो हैं, ये दो ऐसे रेल्स हैं. रेल्स मतलब एक प्लेटफॉर्म बोल दो. इसके ऊपर ये जो PQ रॉड है, ये ऊपर इसके रखी हुई है, और ये रॉड मूव कर सकती है. द रेल्स, द रॉड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. गैल्वेनोमीटर G connects the rails through switch K. लेंथ ऑफ द रॉड 15, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज लूप कंटेनिंग दिस दिया हुआ है. ये 3 डाटा गिवन है, इसको बाद में देखेंगे. अज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म. सपोज K इज ओपन, स्विच ओपन किया हुआ है, एंड द रॉड इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट विद अ स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर्स पर सेकंड इन द डायरेक्शन शोन. गिव द पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? BLV. मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है? 0.5. लेंथ कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर्स. और वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक. पोलैरिटी के लिए क्या करोगे? रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, ये रॉड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे. इस पे पॉजिटिव चार्ज का मोशन सोचो. पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इस तरफ. कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फोर्स, फील्ड, करंट. करंट इस तरफ, फील्ड नीचे, तो फोर्स हो जाएगी इस तरफ. तो P से Q की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो Q हो जाएगा पॉजिटिव और P हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है. आ जाओ B पार्ट पे. इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ड अप एट द एंड्स ऑफ द रॉड व्हेन द K इज ओपन?
यस, स्विच को ओपन करोगे तो यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है चार्ज की नहीं हो रहा, और ये चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ये चार्ज एक्यूमुलेट होगा जब भी रॉड कोई मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग रॉड होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं इक्विलिब्रियम तक। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देते हैं, दोनों की फोर्सेस कैंसिल आउट कर देती हैं। सी पार्ट, with K open and the rod moving uniformly, यही situation, there is no net force on the electrons. Yes, because force due to magnetic field and electric field cancel out. हाँ कि ना, इक्विलिब्रियम में यही आता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की फोर्सेस क्या कर देती हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। नेक्स्ट पार्ट ये हो गया, सी हुआ ना अभी, अब आते हैं डी। What is the retarding force on the rod? What is the retarding force on the rod when K is closed? Retarding force कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू BIL, बिल्कुल सही, वेरी गुड। B कितना है, B कितना है, ऊपर है 0.5। I की वैल्यू यहां से निकलेगा BL, इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, EMF बाय रेजिस्टेंस। तो जो तुमने EMF ये फर्स्ट पार्ट में निकालोगे वो यूज करोगे, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इनटू लेंथ कर लोगे। डी पार्ट मुश्किल लगा था, नहीं ना, देखने में कितना खतरनाक होता है पर होता बहुत आसान है। ई पार्ट के बाद आ जाओ एफ पार्ट पे, नहीं ई पार्ट रह गया, सॉरी डी था ये। ई पार्ट, ई पार्ट में क्या कह रहा है, ई पार्ट में आपको बोल रहा है how much power is required to keep the rod moving with the same speed when the key is closed। पावर की वैल्यू क्या होती है, पावर क्या यूज करते हो, b स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, याद है बात, या फिर ई स्क्वायर बाय आर। ईएमएफ निकाल चुके हो बीएलवी से, ई स्क्वायर बाय आर कर लो। एफ पार्ट नहीं, ये था ई हो गया। How much power is dissipated as heat? कितना होगा, हीट कितना होगा, I स्क्वायर आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल चुके हो, करंट निकाल चुके हो, I स्क्वायर आर। कौन सा पार्ट हो गया, F। गधे पे आ जाओ। What is the induced EMF in the moving rod if the magnetic field is parallel to the rails instead of being perpendicular? 0, क्योंकि सारे क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कितना आसान है ना, मुश्किल नहीं था ना, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया। और मैं फिर बोल रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, डू नॉट एक्सपेक्ट ये ऐसे आएगा, ये आएगा केस स्टडी की फॉर्म में। ठीक है, आगे आ जाओ। 15, 16 प्लीज इसको अटेम्प्ट कीजिए, ध्यान दीजिए। पहले 15th पे आते हैं। 15 पे देखिए, कह रहा है एयर कोर्ड सोलेनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 500, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम। इतना, हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ऑफ द ओपन स्विच, एंड्स ऑफ द ओपन स्विच ऑफ द सर्किट, इग्नोर द वेरिएशन। ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, पहले फ्लक्स निकालोगे, पहले फ्लक्स कितना हो जाएगा, इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, नहीं गिवन, म्यू नॉट number of turns per unit length upon length, mu naught n I कितना है 2.5 एम्पियर। फ्लक्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना है 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, खत्म। इजी। आ जाते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। प्लीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे सोचने वाला है, प्लीज ध्यान देंगे, ऐसा कभी किया नहीं आपने। आपको बोला ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए।
ओ बेटा ये कैसा है, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स निकालोगे, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स निकालोगे, और इसमें फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ी ना होगी। ये करंट है, यहां फील्ड ज्यादा होगी, यहां फील्ड कम होगी, यहां और कम होगी, यहां और कम होगी, यहां और कम होगी। जैसे से आगे जाओगे फील्ड क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी कि नहीं। तो मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मान लिया dy लेंथ का एट अ डिस्टेंस y, dy लेंथ का छोटा सा y एलिमेंट मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इधर, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट। स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई वाई, ये होगी फील्ड। मतलब इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई वाई इंटू एरिया कितना है इसका, dy इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाँ कि ना, ए डी वाई। इसको इंटीग्रेट करो टोटल फ्लक्स के लिए, म्यू है जी, एरिया बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये जो स्ट्रिप कंसिडर की उसका एरिया, क्योंकि मैं फ्लक्स से स्ट्रिप का निकाल रहा हूं। टोटल फ्लक्स के लिए म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dy बाय वाई, लिमिट कहां से कहां तक, y की लिमिट क्या होगी, सबसे पहली स्ट्रिप यहां लोगे, आखिरी स्ट्रिप कॉर्नर में लोगे, तो y की लिमिट क्या होगी, x से लेकर x प्लस a तक, x से लेकर x प्लस a तक। करो इंटीग्रेट dy, 1 बाय y का इंटीग्रेशन log y, अब तो सब आता है इंटीग्रेशन, म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई, ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ y, लिमिट x से लेकर x प्लस a तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, बन जाएगा लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ए अपॉन x। क्या यहां तक बात समझ में आती है सबको, फ्लक्स निकल गया, फ्लक्स तक सबको क्लियर है। लिखने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना तमीज से, पहले समझ लो। फ्लक्स तक सबको क्लियर। फ्लक्स निकालने के बाद क्या करते हो, फ्लक्स के बाद क्या करते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू m इंटू आई, फाई इज इक्वल टू m इंटू आई, तो फाई को एम आई के बराबर कर दो, आई आई कट जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट ए बाय 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ए अपॉन x। क्लियर सबको, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। नाउ अज्यूम that the straight wire carries a current of 50 ampere and the loop is moved towards right। अब ये वैल्यूज दी हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी, कर सकते हो ना, लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक सबको क्लियर है बेटा, ऑनलाइन सबको समझ में आया, यस सर, सारे बच्चों को, किसी को कोई डाउट बेटा, सर एक और बार समझा दो, समझा रहा हूं, और किसी को कोई डाउट है पहले ये बताओ, सामने देखो, आपको क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए क्या यूज करते हो, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फाई इज इक्वल टू m इंटू आई, तो फाई 2 इज इक्वल टू m इंटू आई 1 यूज करोगे, हाँ कि ना, यही यूज करोगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, फाई 2 इज इक्वल टू m इंटू आई 1 यूज करोगे, तो फाई फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहले। फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, होगा कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होगी कि नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर की। तो मेरे को एक छोटी सी पॉइंट पे कंसिडर किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया निकाला, फ्लक्स निकल गया, स्मॉल फ्लक्स निकला इतने से सेक्शन से, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब सेकंड पार्ट में, एक मिनट, फ्लक्स सेकंड पार्ट में एम नहीं निकालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, करते हैं उसको भी, ये मैंने एम की वैल्यू कर दी। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, नाउ अज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, करंट है 50 एम्पियर
and the loop is moved to the right with a constant velocity of 10 meters per second. Loop is moved towards right with a constant velocity of 10 meters per second. इसमें करंट है 50 एम्पियर. Calculate the induced current in the loop at an instant when x is 0.2. Take a 0.1. ये 0.2 मीटर दूर है और ये 0.1 मीटर दूर है. And assume that loop has large resistance. Assume that loop has large resistance. क्या करोगे इसमें? जरा क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो, स्टेप्स सोचो. इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालोगे? सोचो, 2-4 मिनट है, ये लिख लो. सेकंड पार्ट सोचो, ध्यान दो बेटा, सेकंड पार्ट पे ध्यान दो. सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना है. ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू परपेंडिकुलर लेंथ इंटू वेलोसिटी. मैग्नेटिक फील्ड एक्स डिस्टेंस, यहां पे एक्स की वैल्यू गिवन है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ? बी BLV. बी की वैल्यू म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स. एक्स की वैल्यू इसमें कितनी गिवन है? 0.2. लेंथ की वैल्यू a और वेलोसिटी आपको मालूम है, सारी वैल्यूज पता है, कैलकुलेशन हो जाएगी. ठीक, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. आपके पास है 5-7 मिनट दिमाग लगाने के लिए. इसमें भी इंटीग्रेशन लगेगा, दिमाग लगाइए, फिर आगे चलेंगे, खत्म हो जाएगा ये. ध्यान दो इधर इस क्वेश्चन को. आपको बोला लाइन चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ इज लॉज्ड यूनिफॉर्मली ऑनटू द रिम ऑफ द व्हील ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R. तो सबसे पहला काम चार्ज निकालो. लैम्डा कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो चार्ज कितना हुआ? लैम्डा इंटू 2 पाई R. यहां तक सारे बच्चे मानते हो बेटा? यहां तक सारे मानते हो? ऑनलाइन किसी को यहां तक डाउट बेटे? चार्ज की वैल्यू इतनी आ गई, लैम्डा इंटू 2 पाई R. ठीक, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है माइनस बी नॉट टाइम्स के कैप इनसाइड. के कैप का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? सो अब आप क्या बोलोगे? किसी भी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स necessary centripetal force. So Q VB is mv square by R. हाँ की ना? QVB is mv square by R. Yes or no? QVB is mv square by R. एक चीज नोटिस करो ध्यान से, ध्यान से. मैंने R स्मॉल लिखा है ऊपर, तो वो किसी भी डिस्टेंस के लिए है. नीचे कैपिटल R लिखा है क्योंकि कैपिटल R आउटवर्ड आउटसाइड रिम पे पूरा का पूरा चार्ज है, राइट? सो BQV इज mv स्क्वायर बाय R. VV कट गया, आपके पास आया चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज mv बाय R. तो V की वैल्यू आ गई QBR बाई M. सॉरी, V ओमेगा निकालना था ना, ठीक है. यहां तक बात सबको क्लियर है? पहले ये बताओ, इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए. ऑनलाइन किसी को दिक्कत है यहां तक तो प्लीज बोलिए. अब आप उसकी वैल्यू डाल दीजिए. बी चार्ज की कितना आया? Q इंटू चार्ज की वैल्यू डालनी थी, लैम्डा 2 पाई R इंटू QR बाय M. तो ओमेगा कितना हो जाएगा? R डिस्टेंस दूर, V बाय R, सॉरी BR. ओमेगा कितना होता है? V इज इक्वल टू R ओमेगा. V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा हुआ V बाय R. R काट दो, लैम्डा इंटू 2 पाई R इंटू B बाय M. समझ में आ गया?
मुश्किल लगा किसी को ये? यहां तक क्लियर? किसी को दिक्कत बेटा? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? अगर आपको बिल्कुल एक्सटर्नल रिम पे देखना है तो कैपिटल आर यूज हो जाएगा, लॉजिक यही रहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। सबको समझ में आ गया? सो ये थे आपके मिसलेनियस। अब आपको करना क्या है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करता हूं, फिर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स वर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे वो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स में आते हैं। दूसरा, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे एडिशनल से पहले, वो तो इजी थे। एडिशनल के जो शुरू के क्वेश्चंस हमने किए वो केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट थे। जो एंड के एक दो क्वेश्चन किए इनकी जरूरत ही नहीं है सीबीएसई के लिए, ये आपको एंट्रेंसेस वगैरह में सोचने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसकी ईएमआई की एनसीईआरटी को दोबारा तमीज से ढंग से कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।